ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की 52 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति में सुधार करने और 24 घंटे जल आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास तेज किए। दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए शहर में 200 कांवड़ शिविर लगा रही है और जनकपुरी में दिल्ली हाट में 32वां आम महोत्सव आज से शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। ये हैं गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस तथा जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों से लोगों को काफी सहूलियत मिली है। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा हॉल्ट बना ले, उस ट्रेन का हॉल्ट बना ले। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। श्री मोदी ने 498 करोड़ रुपए की लागत के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के शताब्दी कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया। श्री मोदी ने समाज में योगदान के लिए गीता प्रेस की सराहना की। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जिसने हमेशा सामाजिक मूल्यों को समृद्ध किया है और लोगों को कर्तव्य का मार्ग दिखाया है। गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। श्री मोदी ने चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ और शिव महापुराण के नेपाली संस्करण का भी विमोचन किया। उन्होंने गीता प्रेस में लीला चित्र मंदिर का भी दौरा किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गीता प्रेस रामचरितमानस, गीता, उपनिषद और पुराण सहित हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथों का दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाशक है। गीता प्रेस रामचरितमानस, गीता, उपनिषदों और पुराणों का प्रकाशन करता है। गीता प्रेस की स्थापना वर्ष 1923 में सनातन धर्म की पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वर्गीय जयदयाल गोयनका द्वारा की गई थी। अपनी 100 वर्षों की यात्रा में इस ऐतिहासिक प्रेस ने 1800 विभिन्न विषयों पर 15 अलग अलग भाषाओं में 93 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। हाल ही में गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्रेस का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसकी मासिक पत्रिका कल्याण के लिए नियमित लेख लिखा करते थे। कल्याण पत्रिका गीता प्रेस के सर्वाधिक बिकने वाले प्रकाशनों में से एक है। प्रेस का प्रवेश द्वार भव्य है, जिसका उद्घाटन 1955 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। गीता प्रेस के बारे में खास बात यह है कि ये प्रेस न तो अपने प्रकाशनों में विज्ञापन प्रकाशित करता है और न ही किसी प्रकार का चंदा लेता है। प्रेस की सभी पुस्तकें प्रिंटिंग लागत पर ही लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य शुक्ला। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें रायपुर धनबाद और रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा शामिल हैं। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत से छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाकों में विकास की नई यात्रा शुरू होगी। प्रधानमंत्री कल तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की 52 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति में सुधार करने और 24 घंटे जलापूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास तेज किए। दिल्ली सरकार की कांवड़ियों की सुविधा के लिए शहर में 200 कांवड़ शिविर लगा रही है। जनकपुरी में दिल्ली हाट में 32वां आम महोत्सव आज से शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली आबकारी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की 52 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें मनीष सिसोदिया के साथ अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य व्यक्तियों की संपत्ति जब्त की गई है। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 7 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के घर और जमीन जब्त की गई है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा और अरुण पिल्लई सहित अन्य लोगों की 76 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। निदेशालय ने इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति में सुधार करने और 24 घंटे जलापूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने आज ओखला जल शोधन संयंत्र का दौरा किया और प्लांट में पानी को साफ करने और पानी की गुणवत्ता की जांच करने की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। श्री भारती ने ओखला में निर्माणाधीन 6 मिलियन गैलन प्रतिदिन एमजीडी की क्षमता के जल शोधन संयंत्र का भी निरीक्षण किया। ओखला के नए जल शोधन संयंत्र में पानी के ट्रीटमेंट के साथ ही अमोनिया का भी ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। ये प्लांट यमुना में अमोनिया की मात्रा 10 ppm होने पर भी पानी को ट्रीट कर पीने योग्य बना सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार यमुना, गंगा और अन्य स्रोतों से मिलने वाले कच्चे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जल शोधन संयंत्र में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ओखला जल शोधन संयंत्र में पानी का उत्पादन बढ़ाने के लिए वहां रिसाइक्लिंग प्लांट बनाने के लिए अधिकारियों को अध्ययन कर विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इस प्लांट से वर्तमान में 20 एमजीडी पानी का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान खाद्यान्न की आपूर्ति कर कई देशों की मदद की है। चिंतन शिविर के दौरान जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि में निजी क्षेत्र का लाभ उठाने, कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और कृषि व्यवसाय करने में आसानी जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। एक वक्तव्य में आयोग ने स्पष्ट किया कि उसका इन लिखित संदेशों, कॉल और संदेशों से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने बताया है कि लोगों को कुछ फर्जी फोन नंबर भेजे जा रहे हैं जिन्हें विधि आयोग का नंबर बताया जा रहा है। आयोग ने लोगों से आग्रह किया है कि सावधान रहें और सटीक जानकारी के लिए सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें। सही सूचना के लिए लोगों से विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखने का आग्रह भी किया गया है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो ने आज नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। सुरक्षा संबंधों को और सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देने पर भी सहमति व्यक्त की गई। दोनों पक्ष हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों सुरक्षा सलाहकारों ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसक उग्रवाद और कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं हो सकती। भारतीय पक्ष ने ब्रिटेन में चरमपंथी लोगों की भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को धमकी देने का मुद्दा उठाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं।
दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए शहर में 200 कांवड़ शिविर लगा रही है। इससे संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्व मंत्री आतिशी ने आज कश्मीरी गेट स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क के कांवड़ शिविर का निरीक्षण किया। सुश्री आतिशी ने अधिकारियों को कांवड़ शिविर में कांवड़ियों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। शिविरों में एक समय में लगभग 10,000 कांवड़ियों के रुकने का इंतजाम किया जा सकता है। यहाँ कांवड़ियों के प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक हॉल भी तैयार किया गया है। इन शिविरों में वाटरप्रूफ टेंट, रहने सोने की व्यवस्था, साफ पानी, शौचालय सहित अन्य व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों के कांवड़ रखने के लिए विशेष स्टैंड मुहैया कराए गए हैं। साथ ही हर कांवड़ शिविर में मेडिकल सुविधाएं हैं। डॉक्टर, नर्स मौजूद हैं ताकि कांवड़ियों को जरूरत पड़ने पर तुरंत उपचार दिया जा सके। किसी भी आपात स्थिति के लिए कैट्स एम्बुलेंस को जोड़ा गया है। सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेने जाते हैं। इस वर्ष सबसे ज्यादा 85 शिविर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जिले में लगाए गए हैं, क्योंकि इन 3 जिलों से ही अधिकतर कांवड़िये प्रवेश और प्रस्थान करते हैं। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। पर्यटन मंत्री आतिशी ने आज जनकपुरी में दिल्ली हाट में 32वें आम महोत्सव का उद्घाटन किया। सुश्री आतिशी ने कहा कि आम महोत्सव शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने, जनसाधारण को आम की विभिन्न किस्मों से अवगत करवाने तथा छोटे बड़े आम उत्पादकों को अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करता है। साथ ही किसानों को आम की विभिन्न किस्मों की पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक रिपोर्ट। इस 3 दिवसीय आम महोत्सव में लोगों का प्रवेश निःशुल्क है। लोग दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक आम की विभिन्न किस्मों के साथ शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। लोगों की सुगम आवाजाही के लिए तिलक नगर मेट्रो स्टेशन से फ्री शटल सेवा की भी व्यवस्था की गई है। आम उत्सव में अंगूर के आकार से लेकर पपीते के आकार तक के आम प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यहाँ विभिन्न दुर्लभ किस्म के आम, जिसमें लंगड़ा, चौसा, फजरी, रतौल, रामकेला, हुसैनारा, केसर, मल्लिका, आम्रपाली आदि शामिल हैं। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। और अब बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी हल्की बारिश हुई। हालांकि अभी भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। कल कई जगहों पर हल्की से मध्यम और भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान जताया है। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कश्मीर घाटी में आज सुबह गांदरबल जिले में बालतल और अनंतनाग जिले में नुनवान पहलगाम मार्गों पर हुई तेज बारिश के कारण प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा मार्गों पर मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा बहाल की जाएगी। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक कल शाम लगभग 85,000 श्रद्धालु भगवान शिव की पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके थे। इस बीच नकली अनुज्ञा पत्र रखने वाले 300 से अधिक तीर्थयात्रियों को जम्मू की अस्थायी खिड़कियों पर ताजा पंजीकरण कराने के बाद वैध अनुज्ञा पत्र दिए गए हैं। इन तीर्थयात्रियों को ट्रैवल एजेंसियों ने जाली पंजीकरण के जरिए धोखा दिया था। इससे पहले आज तड़के 7,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का 8वां जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि इस मानसून के दौरान कुल वर्षा में 7% की कमी आई है। विभाग ने 1 जून से 5 जुलाई तक कुल वर्षा के विश्लेषण में कहा कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 70% और दक्षिण भाग में 32% कम वर्षा हुई है। हालांकि इस दौरान देश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा में 37% की उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई है। विभाग ने सप्ताह के दौरान मध्यम से तेज वर्षा और अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की 52 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति में सुधार करने और 24 घंटे जलापूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास तेज किए। दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए शहर में 200 कांवड़ शिविर लगा रही है। और जनकपुरी में दिल्ली हाट में 32वां आम महोत्सव आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।